नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के साथ साथ आज लोहड़ी, पोंगल और महाबिहू भी है, तो इन सभी त्योहारों के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक हम लोग कोट देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता है। कहा जाता है ना कि जब तक इंसान मार्केट में खुद नहीं उतरता है, जब तक उसे दालचीनी का भाव पता नहीं चलता है, उसे सही गलत की सही तरीके से पहचान नहीं होती है। कहा जाता है ना कि कितना भी आप बादाम और पिस्ता खा लें, ठोकर के बाद ही आपको ज्ञान होगा, ठोकर से ही आपको सबसे ज्यादा अक्ल आएगी। तो इसी के लिए ये सहारे और उम्मीदें जो होती है वो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां होती है। किसी भी लक्ष्य के लिए आप खुद पे विश्वास करें और खुद जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करें और खुद को समय दें, खुद को इवैल्यूएट करने के लिए, जिससे कि आप अपनी कमियों को पहचान सकें और उसे सुधारने में सफल हो सकें। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 15 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल है कि भारत का सबसे पुराना जीवित शहर जो है वो बड़नगर है। बड़नगर गुजरात में है। अभी हाल ही में बहु संस्थान अध्ययन मतलब कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल स्टडी से पता चला है कि भारत का सबसे पुराना जीवित शहर जो है वो बड़नगर है, गुजरात में स्थित है। ये जो है लगभग 1400 बीसी पुरानी मानव बस्ती को प्रमाणित करता है। ठीक, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। और इसका जो उत्खनन था उसका जो वित्त पोषण किया गया था इन्फोसिस फाउंडेशन और गुजरात सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के द्वारा। ठीक है, वित्त पोषण किया गया था उत्खनन का इन्हीं दोनों के द्वारा। ठीक है, जिससे बड़नगर में भारत का पहला अनुभवात्मक डिजिटल संग्रहालय बनाने का काम सौंपा गया। तो बड़नगर में खुदाई का जो शुरुआत किया गया था 2016 से 2023 के पहले माह तक किया गया। इसके बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट है हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के डिस्कशन का आर्टिकल है कि भारत की जो ट्रेनों में चिकित्सा देखभाल है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। ठीक है, तो इसके बारे में चीजें पढ़ेंगे कि ये कब से शुरुआत किया गया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कब से ट्रेनों में जो है स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यक चीजें हैं उसे कब से रखी गई। जैसे कि अभी वर्तमान समय में देखा जाता है कि लगभग 2.3 करोड़ या उससे अधिक यात्री डेली सफर करते हैं भारतीय रेलवे में। ठीक है, बहुत से पैसेंजर होते हैं, चाहे वो डायबिटीज से ग्रसित हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो या फिर अन्य गैर संचारी बीमारियों से ग्रसित हो, तो वहां पे संभावनाएं बढ़ जाती है कि उनकी जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं और खराब हो सकती है। इसलिए ट्रेन में एक निश्चित ही स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी का होना बहुत ही आवश्यक है और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी उपकरण हैं जो आवश्यक और मानदंड के अनुसार है उसे होना जरूरी है। जैसे कि 1995 में शुरुआत किया गया था सबसे पहले कि लंबी दूरी वाले सुपर फास्ट ट्रेन जैसे कि शताब्दी हो गया या फिर राजधानी हो गया, वहां विशेष प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखा जाएगा। उसके इस बॉक्स में जो है सबसे पहले 49 वस्तुओं को रखा गया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो है इसे बढ़ाकर 58 आइटम्स उसमें शामिल किए गए। इस जो स्वास्थ्य बॉक्स रखा गया था उसके बाद 1996 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें रेलवे ने 2 लंबी दूरी की ट्रेनों में एक मेडिकल टीम तैनात की। ठीक है, परंतु ऐसा क्या हुआ कि लगभग 4 वर्षों में क्या हुआ कि हर एक ट्रेनों में फिर से रखने लगे मेडिकल टीम, लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत ही कम थी। उसके बाद उसे बदलकर फिर क्या किया गया कि जितने भी डॉक्टर सफर करते हैं उनके अगर वो अपना परिचय देते हैं तो 10% की छूट दी जाएगी। अगर उसके यात्रा के संबंध में अगर कोई पैसेंजर बीमार होता है तो वो डॉक्टर के द्वारा मदद करने के लिए संकल्पित किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि हाँ मैं मदद करूंगा, तो उन्हें जो टिकट का जो चार्ज है, दाम है, उसमें 10% की छूट दी जाती है। उसके बाद फिर अन्य न्यायालय के द्वारा बहुत से फैसले दिए गए जैसे 2005 में, 2006 में, 2017 में। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं महत्वपूर्ण, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है बढ़ता समुद्र, उसके बाद सिरुक्ति रेत, ये गंगा सागर मेला की बात की जा रही है जो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखेगा और किस राज्य से संबंधित है तो वेस्ट बंगाल से। तो उसकी जीवंतता को खत्म कर रहा है। तो इसमें मुख्य बात यही है कि वेस्ट बंगाल में सागर द्वीप पे जो है वो कपिल मुनि मंदिर है, जहां पे जैसे आज के दिन ही मकर संक्रांति का दिवस है तो उसी के अवसर पे वार्षिक
स्नान के लिए हजारों तीर्थयात्री जो होते हैं वो पश्चिम बंगाल के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित ये जो द्वीप है सागर द्वीप, यहाँ पे बहुत बड़ा संख्या में लोगों का जमावड़ा लगता है। ठीक है, तो इसी के लिए इसे एक राष्ट्रीय मेला घोषित करने की बात की जाती है वेस्ट बंगाल के द्वारा। परंतु ये जो यहाँ पे स्थान है जहाँ पे कपिल मुनि मंदिर है, ये कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, और लगातार जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि कटाव के कारण जो है ये मंदिर जो है डूबने के कगार पे है। ठीक है, इसी की सुरक्षा के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि इसको एक टेट्रापॉड, जैसे कि इस क्षेत्र में टेट्रापॉड लगाया जा रहा है। टेट्रापॉड क्या होता है, तो एक 4 पैर का होता है, जैसे कि इस तरह का, और इसे तटीय क्षेत्रों में रखा जाता है जिससे कि कटाव बंद हो सके। जो मिट्टी की कटाव हो रही है लगातार, उसको बंद करने के लिए, उसको हम लोग फिगर में देख लेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे कि टेट्रापैड होता क्या है और इसकी क्या व्यवहार्यता है किसी भी तटीय क्षेत्र में अगर ज्यादा तेजी से कटाव हो रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है, इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंडेड इन बड़नगर, मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी। मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी में ये पता चला है कि भारत का सबसे पुराना जीवित शहर जो है वो बड़नगर में पाया जाता है। तो ये नाम हमेशा याद रखिएगा, बड़नगर, क्योंकि अभी लगातार ये न्यूज में आया है। और बड़नगर जो संबोधित करता है 1400 बीसी, 1400 ईसा पूर्व से ये संबोधित किया जाता है कि गुजरात में, और एक चीज और याद रखिएगा कि गुजरात से संबंधित है, तो गुजरात के बड़नगर में एक पुरातात्विक उत्खनन से 1400 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये जो फिगर में है यही है बड़नगर। तो भारत का सबसे पुराना जीवित शहर जो है वो गुजरात में पाया गया। गुजरात के बड़नगर में एक पुरातात्विक उत्खनन से 1400 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं, और यह उत्खनन जो है वो IIT खड़गपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और डेक्कन कॉलेज के वैज्ञानिकों की एक टीम के द्वारा किया गया यह उत्खनन कार्य। ठीक है, तो इस अध्ययन को इन्फोसिस फाउंडेशन और गुजरात सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसे बड़नगर में भारत का पहला अनुभवात्मक डिजिटल संग्रहालय बनाने का काम सौंपा गया। तो बड़नगर में खुदाई शुरू हुई 2016 से लेकर 2023 के पहले माह तक ये खुदाई चली। तो उत्खनन से क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए, तो यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय पुरातात्विक इतिहास में 1500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के बीच के अंतर को पाटती है। ठीक है, गैप्स को साधती है, मिलाती है। ठीक है, जो भी चीजें मिल नहीं रहे थे इसमें, तो ये मिल जाएगा, तो ये दोनों जो टाइम पीरियड है वो मिल जाएगा, हमें समझने में आसानी होगी। और 5500 वर्षों में भारत में मानव बसावट की निरंतरता की ओर इशारा करता है। तो 500 ईसा पूर्व से पहले किसी उन्नत शहर जैसी बस्ती का कोई रिकॉर्ड नहीं था पहले। अभी वर्तमान में बड़नगर जैसा कोई भी बस्ती नहीं था जो 500 ईसा पूर्व से पहले था। तो टीम ने कहा कि यह बस्ती लगभग 1400 ईसा पूर्व जितनी पुरानी हो सकती है और उत्तर शहरी हड़प्पा काल के अंतिम चरण के समकालीन हो सकती है। यदि यह सत्य है तो यह पिछले 5500 वर्षों से भारत में सांस्कृतिक निरंतरता को इंगित करता है, और तथाकथित अंधकार युग, ये भी ध्यान रखिएगा, अंधकार युग एक मिथक हो सकता है। तो लगभग 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, मतलब कि दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत, और लौह युग और गांधार, कौशल, अवंती जैसे महाजनपदों के शहरों जो 6ठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि को अंधकार युग मानते थे, ये उस समय अगर मिल जाएगा इनके इंफॉर्मेशन तो अंधकार युग जैसा समय को चिन्हित किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, वो मिथक साबित हो जाएगा। ठीक है, तो इस अवधि के रिकॉर्ड के दुर्लभ है। सबसे पुराने में से एक मौर्य काल के दौरान सुदर्शन झील, गिरनार पहाड़ी और गुजरात में सम्राट अशोक का शिलालेख, इसी संबंधित कुछ रिकॉर्ड मिले हैं। ठीक है, आगे कहा जाता है कि बड़नगर में उत्खनन से विशिष्ट पुरातात्विक कलाकृतियां जैसे मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी और लोहे की वस्तुएं और जटिल डिजाइन वाली चूड़ियां मिलती है। तो यह अध्ययन से पता चलता है कि 3000 वर्षों में विभिन्न राज्यों का उत्खनन और पतन और मध्य एशियाई योद्धाओं द्वारा भारत पर बार बार आक्रमण, वर्षा या फिर सूखे जैसे जलवायु में गंभीर परिवर्तन से प्रेरित करता है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे इंगित करता है। ठीक है, रेडियो कार्बन, इसी से पता चलता है कि कौन से पीरियड का कोई भी चीज जैसे हड्डी मिला तो उसके टाइम पीरियड को नापने के लिए इसी चीज को अपनाया जाता है। रेडियो कार्बन तिथियों से पता चला है कि बड़नगर पर क्रमिक रूप से शासन किया गया था। तो कौन कौन से राजा के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे बड़नगर पे, कौन कौन से शासक द्वारा शासन किया गया था, तो यहाँ पे जैसे इंडो ग्रीक 100 ईसा पूर्व तक,
उसके बाद इंडो-सीथियन या फिर शक क्षत्रप राजाओं के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद मैत्रक, उसके बाद सोलंकी राजा, शतरंज मुगल, उसके बाद गायकवाड़। तो ये सभी के कुछ न कुछ प्रमाण मिले हैं बड़नगर से। तो उत्खनन टीम ने कहा कि बड़नगर के निष्कर्षों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ठंडी शुष्क और अति शुष्क परिस्थितियों के कारण निर्जन मध्य एशिया से प्रवासन शुरू हो गया था। तो ज्यादा ठंडी और शुष्क के कारण यहाँ से प्रवासन हुआ था। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं, क्योंकि जब भी न्यूज में अगर आता है कोई भी नया क्षेत्र का अगर उत्खनन होता है, अगर वो न्यूज में है, तो सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की उपयोगिता जान लेते हैं। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद इसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो एएसआई जो है वो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो ये याद रखेगा कि उसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसकी गतिविधियों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्विक स्थानों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव आदि शामिल है। तो इसके गतिविधियां ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका सर्वेक्षण करना, पुरातात्विक स्थानों की खोज करना, उत्खनन करना और जितने भी संरक्षित स्मारक है उसका संरक्षण और रखरखाव करना। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने देखा बड़नगर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये गुजरात से संबंधित है और इसमें उम्मीद की जा रही है लगभग 1400 बीसी से संबंधित यहाँ पे जानकारियां मिल रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है स्टेटस ऑफ मेडिकल केयर ऑन इंडियाज ट्रेन, मतलब कि भारत की ट्रेनों में चिकित्सा देखभाल की क्या स्थितियां है, इसी के बारे में राइटर के द्वारा डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो भारतीय ट्रेन में चिकित्सा देखभाल बहुत ही खराब स्थिति में चल रही है, जिससे कि यात्रियों को बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। लगातार जो है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, ठीक है, तो ये सभी पे लगातार देखा गया है कि इस तरह के पोस्ट डाले जाते हैं कि ट्रेन में अनेक समस्याएं होती है, स्वास्थ्य समस्याएं होती है, ठीक है। तो उसको सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें राइटर के द्वारा कहा जाता है कि भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.3 करोड़ से अधिक यात्रियों को परिवहन कराता है, ठीक है, जो 2022 में उत्तराखंड राज्य की अनुमानित आबादी का लगभग दोगुना है। तो इस आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना रेलवे की जिम्मेदारी है। तो जून 2023 में बालासोर ट्रेन दुर्घटना ने रेल सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा की, ठीक है, लेकिन यह काफी हद तक दुर्घटना संबंधी सुरक्षा के बारे में थी। तो अपनी उच्च यात्री क्षमता के कारण रेलवे एक अन्य प्रकार की चिकित्सा आपात स्थिति सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है, लेकिन जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत में मधुमेह या फिर उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियां बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में दिल के दौरे से होने वाली मौतों की भी संख्या लगातार बढ़ी है। तो क्या भारतीय रेलवे इसके परिणाम स्वरूप होने वाले चिकित्सीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है? तो यहाँ पे आपातकालीन देखभाल का प्रावधान क्या क्या है। तो भारतीय रेलवे में चिकित्सा देखभाल प्रावधान केवल दुर्घटना संबंधी, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, केवल दुर्घटना संबंधी आपात स्थितियों के लिए नहीं, बल्कि आपातकालीन चिकित्सा, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सफर कर रहा है और उस दौरान कोई आपातकालीन समस्या हो जाती है, तो उससे निपटने के लिए भी नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे रेलवे को, ठीक है। उसी की बात की जा रही है कि आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों को संबोधित करने के लिए भी एक बेहतर नियम और कानून बनाने की आवश्यकता है। तो 1995 में इसकी शुरुआत की गई कि लंबी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेन जैसे कि शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में एक विशेष प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्रदान किया जाएगा। इस बॉक्स में 49 वस्तुएं थी और इसका उपयोग ट्रेन में यात्रा कर रहे एक डॉक्टर द्वारा किया जाना था। मतलब कि वो यात्री है, वो रेलवे के द्वारा अपॉइंटेड डॉक्टर नहीं है, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर उसमें यात्रा कर रहा है तो वो उपयोग कर सकता है। और इस किट का एक उन्नत संस्करण जिसे संवर्धित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहा जाता है, जिसमें उसके बाद इसी को अपग्रेड किया गया, जिसमें 49 से बढ़ाकर 58 नई नई वस्तुएं आइटम्स डाल दी गई। तो विशिष्ट लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए ही इस तरह के बॉक्स प्रदान किए गए, विशेष प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। उसके बाद नवंबर 1996 में एक पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में रेलवे ने 2 लंबी दूरी की ट्रेनों में एक मेडिकल टीम तैनात की। हालांकि अगले 4 सालों में पाया गया कि रेलवे ने पाया कि टीम ज्यादातर निष्क्रिय ही रही, उससे कोई कार्य ही नहीं था। तो डॉक्टर केवल छोटी मोटी बीमारियां ही देख रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं अप्रभावी रहा। तो रेलवे ने बाद में इस सेवा को बंद कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के लिए उसने ट्रेनों में यात्रा करने वाले डॉक्टरों को, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं डॉक्टरों,
उसको टिकट में 10% की छूट दी यदि वे रास्ते में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक हैं। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है यदि वे रास्ते में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक हैं उन्हीं को सिर्फ 10% की छूट मिलेगी। तो इसी संबंधित कुछ न्यायालयों का क्या क्या आदेश आया, जैसे ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा देखभाल प्रावधान में सुधार के लिए 1996 में राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका ने श्री सिंह के निधन के बाद गति पकड़ी। 2005 के एक फैसले में न्यायालय ने पाया कि पायलट चरण में मेडिकल टीम के कम उपयोग का कारण सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि लोग जो हैं रेलवे में अपने सफर के दौरान जो है चिकित्सीय सेवाओं का लाभ इसलिए भी नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होता है कि यहाँ कोई इमरजेंसी हेल्थ टीम है। तो न्यायालय ने रेलवे अधिकारियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों में 4 बर्थ आरक्षित करने और 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने वाली ट्रेनों में एक मेडिकल टीम रखने का आदेश दिया गया। ये 2005 के फैसले में दिया गया। तो न्यायालय ने अधिकारियों को ट्रेन के सभी डिब्बों और प्लेटफॉर्म पर इस चिकित्सा सुविधा की उपस्थिति का पर्याप्त रूप से प्रचार करने, मतलब लोगों को जागरूक करने की बात की। तो रेलवे ने इस आदेश के खिलाफ यहाँ पे फिर से अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। तो रेलवे ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि स्टेशनों पर केमिस्ट स्टॉल और 9 चुनिंदा स्टॉल पर एक डॉक्टर रखने की पायलट पहल भी विफल रही। इसी तरह इसने चिकित्सा, यहाँ पे रेलवे का दलील दिया गया कि मैंने पहले इस तरह के कार्य किए हैं परंतु इसका जो व्यवहार्यता है वो बहुत ही कम रहा, ठीक है, उसकी उपयोगिता ही नहीं हुई, ये रखना ही पैसे की बर्बादी है और बेकार जा रहा है हमारा संसाधन। तो इसी तरह आगे इसने चिकित्सा देखभाल के लिए 2 बर्थ आरक्षित भी की थी, लेकिन चूंकि गंभीर रूप से जितने भी बीमार रोगी होते हैं, जितने भी बीमार पैसेंजर होते हैं, ज्यादा अचानक तबीयत खराब होती है तो वे देखभाल के लिए ट्रेन से उतर जाते हैं, ठीक है, और परियोजना की लागत अधिक होती है। और इस तरह की जो परियोजना होती है जिसमें एक टीम रखा जाता है, डॉक्टर्स की टीम, उसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं रेलवे के, इसलिए रेलवे ने ऐसा करना बंद कर दिया। तो अंततः 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को आगे के उपायों की सिफारिश करने के लिए एम्स नई दिल्ली के विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। तो न्यायालय के आदेश और समिति की सिफारिशों के आधार पर रेलवे ने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की सामग्री को संशोधित करने और उन्हें सभी रेलवे स्टेशनों और सभी यात्रियों के लिए जाने वाली ट्रेनों में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। तो इसने रेलवे कर्मचारियों के लिए ज्वाइनिंग के समय यहाँ पे कुछ प्रशिक्षण भी दिए गए कि कैसे फर्स्ट एड दिया जाता है, और हर 3 साल में एक बार प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण को भी अनिवार्य कर दिया गया। तो समिति ने हर 3 साल में सेवा उपयोग की समीक्षा भी करने का सिफारिश किया। तो ट्रेनों की चिकित्सा देखभाल की स्थिति क्या है? तो 2018 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रेल राज्य मंत्री ने कहा था कि एम्स विशेषज्ञ समिति की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई है। उसके बाद 2021 में कहा गया कि रेलवे ने चिकित्सा सहायता सहित रेलवे से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139, ये याद रखिएगा, आपके भी काम आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा यह नंबर। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्या हो तो इस पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे कहा गया कि फरवरी 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा कहा गया कि हर रेलवे स्टेशन पर एक डॉक्टर तैनात करना अनावश्यक समझा गया है। फिर भी दिसंबर में उन्होंने कहा कि समिति की सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्तमान में एक उदाहरण बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। 23 दिसंबर 2023 को लेखकों में से एक पार्थ शर्मा, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस से दिल्ली से देहरादून की यात्रा कर रहे थे, एक समय पर ट्रेन स्टाफ ने पूछा कि क्या इस बोगी में कोई डॉक्टर है, और यदि हाँ तो C1 कोच में आए। तो पार्थ जी ने C1 तक पहुंचा और देखा कि एक 60 वर्षीय व्यक्ति को अचानक पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है और पेट के ऊपरी हिस्से में परेशानी हो रही, दर्द हो रही। तो उसकी उम्र जो थी और मधुमेह भी उसे था और हाई ब्लड प्रेशर और नैदानिक लक्षण सभी जो थे ये कहीं ना कहीं दिल के दौरे की संभावना की ओर इशारा कर रहे थे, हार्ट अटैक की ओर इशारा कर रहे थे। तो अगला पड़ाव जो था, जो नेक्स्ट स्टेशन था, वो 30 मिनट की दूरी पे था। इसलिए उसे पहले तो ये नहीं समझ में आता है कि दूरी को समय के साथ क्यों मापा जाता है। इसे कहा जा सकता है ना कि 50 किलोमीटर दूर है, ये 30 मिनट क्या होता है? कोई जरूरी है कि 30 मिनट में पहुंच जाएगा? अगर हर एक जगह 30, अभी बहुत अच्छा ट्रेन चल रहा है 120 की स्पीड में, परंतु अगर 5 मिनट बाद ही ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और रेड हो गया या फिर येलो है, ट्रेन बहुत ही धीमी स्पीड में चल रही है, तो वही 30 मिनट जो है वो 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये क्लियर बताना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसलिए उसे
प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी। तो दुर्भाग्य से ट्रेन में आपातकालीन किट भी जो था, जिस तरह से रखने का प्रावधान किया गया था, एक इमरजेंसी किट, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अपर्याप्त था। तो पहली नजर में इसमें ये जो बॉक्स रखा गया था, इसमें ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने और ग्लूकोमीटर का मॉनिटर करने का भी अभाव था। तो दिल के दौरे के दौरान जीवन बचाने वाली दवा जो थी, एस्पिरिन जो थी, वो उपलब्ध तो थी, परंतु वो एक्सपायरी से मात्र 1 सप्ताह दूर थी, ठीक है, 1 सप्ताह बाद वो भी एक्सपायर होने वाली थी। तो बहरहाल पर्थ ने इन परिस्थितियों में सर्वोत्तम संभव प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में सक्षम रहे, ठीक है। तो बाद में किट की बारीकियों से निरीक्षण करने पर और भी बहुत सी कमियां सामने आई। तो दरअसल ऐसा लग रहा था कि ट्रेन जो है वो 2017 की अद्यतन 88 आइटम सूची के बजाय 1900, मतलब कि ऑलरेडी 2017 में इसमें अपडेशन किया गया है इस बॉक्स को रख रखाव में, ठीक है, परंतु ये ऐसा लग रहा था कि ये 1995 का ही किट है, जो लगभग 48 आइटम्स रखते हैं और वो भी आधा से ज्यादा बेकार है। तो इसमें वे फॉरवर्ड में राइटर क्या कहते हैं, तो सीएमसी बेलोर में आपातकालीन चिकित्सा के प्रमुख केपीपी अभिलाष के अनुसार 2017 की सूची भी वांछित है। बेलोर जो अभी 2017 का किट रखने का जो नया प्रावधान बनाया गया उसी की बात की जा रही है। तो बेलोर के कटपाडी रेलवे स्टेशन में आपातकालीन देखभाल केंद्र में दर्ज मामले के आधार पर डॉक्टर अभिलाष और उसकी टीम ने आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की एक सूची तैयार की, जिन्हें स्टेशन पर स्टॉक करना चाहिए लेकिन नहीं किया गया। और एम्स विशेषज्ञ समिति द्वारा सूची में शामिल वस्तुओं के अलावा इस सूची में देखभाल प्रदाताओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और एक पल्स ऑक्सीमीटर भी शामिल किया गया। उसके बाद पॉइंट फॉर केयर डायग्नोसिस में हालिया प्रगति ने स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति ला दी है। तो चिकित्सा उपकरण अनुसंधान एवं विकास संगठन सन फॉक्स के संस्थापक रजत जैन के अनुसार दिल के दौरे की शीघ्र पहचान करने और उसका इलाज कराने के लिए पोर्टेबल ईसीजी, ये सारी चीजें रखने का प्रावधान तो किया जा रहा है, तो परंतु वहां के जो स्टेशन निरीक्षक हैं, जो प्रबंधक हैं, वो इसे कितना गंभीरता से लेते हैं, ठीक है, जो डीआरएम है वहां के, वो इसे कितना गंभीरता से लेते हैं। तो पोर्टेबल ईसीजी उपकरण और रैपिड डायग्नोसिस किट को जोड़ा गया। हालांकि रेलवे के लिए एक अधिक तात्कालिक कदम यह सुनिश्चित करना है कि आदतन 88 जो 2017 का जो नियम बनाया गया है बॉक्स रखने के लिए, इमरजेंसी किट रखने के लिए, तो आदतन 88 आइटम सूची सभी ट्रेनों में मौजूद हो और यात्रियों को इन सेवाओं के बारे में पता हो। देखभाल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी समय समय पर निरीक्षण आवश्यक है। और अंत में रेलवे को ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं पर डेटा एकत्र करने और नीति को सूचित करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये थे, बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल था जिसमें बताया गया कि अभी बहुत सारी समस्याएं हैं रेलवे में, इतनी बड़ी संख्या में डेली लोग यात्रा करते हैं परंतु उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल में अभी भी ढिलाई दी जा रही है। तो उसे कैसे सुधारा जाए, ये सारी चीजें दोनों याद रखिएगा। एक 95 एक्ट 2017 में इमरजेंसी बॉक्स रखने की बात की गई सभी ट्रेनों में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मेनली 2-3 पॉइंट्स ही हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल में एक जगह है जहां पे मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पे पूजा अर्चना या फिर स्नान करने के लिए आती है। तो वहां पे जो है वो सागर आइलैंड है, ठीक है, और वहां पे एक कपिल मुनि टेम्पल है। तो मेनली जो है आस्था की दृष्टि से कपिल मुनि टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी जिस दिन भी मकर संक्रांति मनाया जाता है उस दिन बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगती है, वहां नहाने और पूजा करने के लिए जाते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ जो है लगातार जो वहाँ का मिट्टी कटाव होने के कारण जो है वो उनकी जो स्थान है वो बहुत तेजी से सिकुड़ रही है। तो इसी के लिए यहाँ पे टेट्रापॉड्स लगाने की बात की जा रही है लगातार। तो टेट्रापॉड्स क्या होता है, ये सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी है। तो समुद्र में बढ़ते स्तर और सागर द्वीप पर कपिल मुनि मंदिर के सामने समुद्र तट का कटाव जो है वो गंगा सागर मेले के लिए एक समस्या बन गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार जो है इस वार्षिक धार्मिक समागम को, ठीक है, राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने के लिए सख्त मांग कर रही है। क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर वार्षिक स्नान के लिए हजारों तीर्थयात्री पश्चिम बंगाल के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित द्वीप पर उतरते हैं और मंदिर के सामने समुद्र तट का लगभग 1 किलोमीटर हिस्सा कीचड़ से ढका हुआ है। तो प्रशासन ने समुद्र तट पर चेतावनी संकेत भी लगा दिए हैं और तीर्थयात्रियों को पवित्र स्नान के लिए मंदिर से दूर द्वीप के अन्य समुद्री तटों पर भेजते हैं, जिससे कि कोई समस्या ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। तो टेट्रापॉड क्या होता है, तो राज्य सरकार ने गंगा सागर तट के किनारे
कटाव को रोकने के लिए टेट्रापॉड लगाया है। ठीक है, ये है फिगर में जो है टेट्रापॉड, इसमें देख सकते हैं 1 2 3 एक पीछे 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि समुद्री कटाव को रोकने के लिए टेट्रापॉड का प्रभाव देखा जाएगा मेनली जब मानसून आएगा, जब बारिश होगी तो ये कितना कारगर रहता है कि सुंदरबन के ज्वार भाटा और तेजी से बदलने वाले जो लगातार जो है क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, मौसम बदलते हैं, तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो सागर द्वीप के पास एक चार भूमि, याद रखिएगा चार भूमि जिसे कहा जाता है, ये मेनली जो है नदी में तलछट जमा होने के कारण बनी हुई भूमि होती है, उसी को एक छोटा सा आइलैंड बन जाता है, उसी को चर भूमि बोलते हैं। उसका निर्माण हुआ है जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे सुंदरबन भी है जो एक डेल्टा ही है, सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि सागर द्वीप का अधिकांश निर्माण जो है वो तटीय, यहाँ पे ये भी बात कहा जा रहा है कि जो सागर द्वीप या फिर वहां पे जो मंदिर बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के विरुद्ध है। ठीक है, तो तटीय विनियमन क्षेत्र का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। इसी में आगे कहा जाता है कि गंगा जो है वो मेघना ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से तलछट प्रवाह की कमी कारण मेघना डेल्टा की ओर भूमि का संचय हो रहा है और हम सुंदरबन में भूमि में खो रहे हैं, मतलब कि वहां लगातार तेजी से कटाव हो रहा है। इसी के लिए इस तरह का टेट्रापोड लगाया जा रहा है। तो टेट्रापोड क्या होता है? ग्रीक में टेट्रापोड का मतलब होता है चार पैरों वाला। ये चार पैरों वाली कंक्रीट संरचनाएं हैं जिन्हें कटाव और पानी की क्षति बहाव को रोकने के लिए समुद्र तट के किनारे रखा जाता है। ठीक है, तो टेट्रापोड का उपयोग पहली बार फ्रांस में 1940 के दशक के अंत में समुद्र के तट की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो प्रत्येक टेट्रापोड का वजन लगभग 2 टन, कभी कभी 10 टन तक भी होता है। ठीक है, इसके महत्व क्या है? तो टेट्रापोड के चार पैरों में से प्रत्येक एक अलग अलग दिशा में फैले होते हैं, जिससे उसके पैरों के बीच में जगह रह जाती है। यह टेट्रापोड को पानी को उसके विपरीत नहीं बल्कि चारों ओर प्रवाहित करने वाले तरंगों के बल को नष्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, देख सकते हैं इस फिगर में किस तरह से चार पैर हैं इसमें। ठीक है, तो टेट्रापोड का एक समूह जो है वो परस्पर इंटरलॉकिंग द्वारा विस्थापन को भी कम करता है। इसके अलावा उनका वजन और डिजाइन उन्हें किसी भी मौसम की स्थिति से लड़ने की अनुमति देता है और उसका इंटरलॉकिंग उसके बाद छिद्रपूर्ण अवरोध तरंगों और धाराओं की शक्ति को नष्ट करने में सफल होता है। मेनली जो है मिट्टी के कटाव को रोकने में सफल होता है, इसलिए टेट्रापोड जहां भी तेजी से कटाव हो रहा है वहां पे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।